Yes, ma'am. Okay. See, we have started with the nature of demand curve under different types of a market. So demand curve कैसे slope होता है in a different types of a market. So we have seen this for the perfect competition and then again for the monopoly market. Generally, what we have observed कि when we talk about the nature of demand curve, okay, so demand को कभी downward sloping रहता है, लेकिन downward sloping भी रहता है तो कभी कभार वो थोड़ा सा ज्यादा flatter रहेगा, कभी थोड़ा steeper रहेगा, कभी उसका नॉर्मल स्लोप रहेगा। तो ये सब डिफरेंसेस रहते हैं। तो ये किसके बेस के ऊपर होते हैं कि हर एक मार्केट में क्या सिचुएशन है, हाउ दैट मार्केट इज डिटरमाइनिंग द प्राइस, देन अगेन व्हाट इज द कॉम्पिटिटर्स लेवल इन द मार्केट, अकॉर्डिंगली वी आर डिसाइडिंग अबाउट द व्हाट विल बी द नेचर ऑफ डिमांड को इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ मार्केट। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ, फिर मैं आपके जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करूंगी। ओके, see we have started with the demand curve in perfect competition. So perfect competition के पहले तुम लोगों को लिखते वक्त कैसे आंसर लिखना है कि you have to write a few features about the perfect competition. तो perfect competition के क्या क्या फीचर होते हैं कि there are large number of buyers, large number of sellers, and then tell me about the commodity student. परफेक्ट कंपटीशन में कमोडिटी कैसी टाइप की सेल की जाती है, होमोजीनियस रहती है या डिफरेंशिएटेड रहती है? Homogeneous. यस, वेरी गुड। होमोजेनियस कमोडिटी वो लोग सेल करते हैं। होमोजेनियस कमोडिटी के बाद में आज जरा मेनी सेलर, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो कमोडिटी के लिए, तो प्राइस डिसाइड करने वाले सेलर्स रहेंगे या फिर बायर्स रहते हैं? मतलब वो किसको ज्यादा मेन वहां पे फोकस दिया जाता है, बायर्स के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है या सेलर्स के अकॉर्डिंग? Seller. अगर सेलर्स के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा तो फिर वहां पे सेलर्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्राइसेस लगाएंगे, और अगर ज्यादा प्राइसेस लगाएंगे तो वहां पे डिमांड नहीं रहेगा। सो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन, सो हियर seller will going to act as a price taker because price will determine by the forces of demand and supply. Okay, so why the seller will be considered as price taker here? Because वहां पे बहुत सारे buyers है। अगर किसी एक सेलर ने प्राइस कम कर दिया, देन किसी एक सेलर ने प्राइस ज्यादा बढ़ा दिया, तो बायर्स के पास में बहुत सारे ऑप्शन है थ्रू विच दे विल गोइंग टू they will going to take the product. Okay, so therefore it has been said that the seller will going to consider as a price taker and not as a price maker, because उसके जैसे कमोडिटी सेल करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से प्राइस लगाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी उसके हिसाब से ही प्राइस लगाए करके। ओके, इफ somebody charging higher price, so other may going to charge the lower price because उसको ज्यादा सेल करना है करके। Okay, so this way there will be fluctuation, and therefore to not get that kind of a fluctuation, to earn at least the normal profit, here the seller will going to act as a price taker. ठीक है, ये समझे आपको स्टूडेंट व्हाट इज प्राइस टेकर करके? यस, Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू, इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन वन सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ योर कमोडिटी। ठीक है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहता है बिकॉज वहां पे बहुत सारे सेलर्स है। तो वो सेलर्स क्या प्राइस पे कमोडिटी सेल कर रहे हैं, उसी प्राइस पे मुझे कमोडिटी सेल करना पड़ेगा। अगर मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा प्राइस तो मुझे वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज many buyers will going to go with the other seller. Okay, so इसके लिए under perfect competition individual seller will not going to consider as the most important factor. He will be there as a price taker, और यहाँ पे जो भी प्राइस डिसाइड होगा that will be on the basis of forces of demand and supply. ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में स्टूडेंट जैसे कि इंडिविजुअल सेलर का अगर आपको नेचर ऑफ डिमांड को दिखाना है, so that you can show with the help of horizontal sloping demand curve. ठीक है, जब मार्केट डिमांड कर्व की बात आती है तब आप उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को दिखाओगे। आप लोग बोलेंगे कि मैम वहां पे एक सेलर के लिए हॉरिजॉन्टल है, तो बहुत सारे सेलर के लिए ये क्यों ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ गया है? See why it is so? Because if the individual seller, ये जो individual seller का डिमांड कर्व है, इसका नेचर हॉरिजॉन्टल इन शेप है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये P1 प्राइस फिक्स रहेगा, इसके लिए वो हॉरिजॉन्टल में। सो जब ये P1 प्राइस रहेगा, एट दैट प्राइस ओनली देयर विल बी
the demand will going to increase for the commodity. लेकिन आप बोले कि अगर इससे कम प्राइस करेगा तो भी उसको डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा. यस, वेरी ट्रू. इससे अगर वो OP1 से प्राइस अपना कम करेगा तो उसको डिमांड तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन he will not able to get the profit. What does that mean here? See, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मेरा खर्चा है वो खर्चा निकलना चाहिए और उसके बाद में मुझे थोड़ा बहुत एडिशनल पैसा आना चाहिए. So when we are getting that additional money, then only we are saying that we are earning the normal profit here. Okay. लेकिन perfect competition में जो already price decide किया जाता है, as there are many seller और सब लोग सेम कमोडिटी सेल करते हैं, इसीलिए वहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का चांस बहुत कम रहता है. ऑल द सेलर विल गोइंग टू अर्न ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट. तो इसके लिए ये जो OP1 प्राइस है जो मार्केट फोर्सेस की वजह से डिसाइड किया गया, अगर कोई भी एक सेलर उससे कम प्राइस चार्ज करेगा तो वो टोटली लॉस में रहने वाला है. देन ऑब्वियसली ही विल नॉट गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी. लेकिन अगर वो अपना प्राइस बढ़ाएगा तो उसको ये गारंटी नहीं कि बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग तो अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाने वाले हैं. देन ऑब्वियसली होमोजेनियस कमोडिटी है, ये एक सेलर के पास मुझे इतना ज्यादा महंगा मिल रहा है तो मैं बाकी सेलर्स के पास चली जाऊंगी खरीदने के लिए. Okay, so therefore here at this OP1 price that the seller cannot reduce the price also, because if he reduce the price he will not going to earn the profit, and if he will increase the price here, then he will not able to sell his commodity. Therefore, under perfect competition, when we talk about the nature of demand curve for the individual seller, it will be the horizontal. Is this clear to you student? ये समझा आपको? Yes, ma'am. हाँ. Yes, only ma'am. one student is able to understand ना, बाकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सब लोग सो रहे हो ना? ma'am. ओके Yes, ओके. ma'am. Yes, ma'am. अभी अभी देखो Yes, कितना ma'am. अच्छा लग रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं तो यू ऑल आर वेरी गुड. ओके, सी अभी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन फॉर मार्केट. ओके, अभी मार्केट में क्या होता है, देयर आर मेनी बायर, देयर आर मेनी सेलर. Then again, this under perfect competition, this all sellers are selling the homogeneous commodity. सबके पास सेम कमोडिटी अवेलेबल है तो प्राइस वहां पे फिक्स रहेगा. अगर सब लोग ने डिसाइड किया कि प्राइस हम लोग कम करेंगे देन ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा. अगर उन्होंने डिसाइड किया कि प्राइस हम लोग बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वहां पे डिमांड कम हो सकता है. ओके, सो देयरफॉर व्हेन this kind of a law is applied, at that point we are getting the demand curve which is downward sloping. Okay, so therefore when we talk about the market demand curve under perfect competition, so there the nature of demand curve is downward sloping demand curve. Is this clear to you student? समझा आपको ये? Yes, ma'am. देखो, और एक बात मैं आपको बता के रख रही हूँ, ये आप लोग ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी कमोडिटी का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कि मतलब जिसका प्राइस अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीनिंग क्या होता है कि जिसका प्राइस कम होता है उसका डिमांड बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है. दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली सेइंग व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ डिमांड कर्व. मतलब डिमांड को अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर वो इस उसका मीनिंग यही होता है कि दोनों फैक्टर जो रहेंगे वो एक दूसरे से अपोजिट है. ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट? ये बेसिकली नॉर्मल गुड्स के लिए, मतलब जो भी ऑर्डिनरी कमोडिटी रहेगा या फिर नॉर्मल गुड्स रहेंगे उनके प्राइस के चेंजेस की वजह से डिमांड भी कम ज्यादा होता है, देन वी आर सेइंग कि वो कमोडिटी एक नॉर्मल कमोडिटी है करके. ओके, तो ये जो प्राइस कम होना ज्यादा होना, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द लग्जरियस कमोडिटी, बिकॉज लग्जरियस कमोडिटी का अल्टीमेटली क्या रहता है कि हमारे पास वो पैसा होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, देन ओनली वी विल गोइंग टू परचेज दैट वन, अदरवाइज वी विल नॉट गोइंग टू परचेज. तो लग्जरियस कमोडिटी के लिए प्राइस कम होना ज्यादा होना, उसे डिमांड कम ज्यादा होना, दैट विल नॉट बी मच एप्लीकेबल. ओके, सो देयरफॉर वी आर नॉट कंसीडरिंग द लग्जरियस कमोडिटी इनटू द नॉर्मल कमोडिटी. इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट? ये समझा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट है, एक मिनट सॉरी, जस्ट होल्ड.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम ने वेट करने बोला है। रवि माइक म्यूट कर प्रो।
ओके ओके, चलो सॉरी स्टूडेंट। तो ये हो गया अपना मार्केट डिमांड को अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। देन मैंने आपका स्टार्ट किया था डिमांड का अंडर मोनोपोली। तो डिमांड का अंडर मोनोपोली, यस व्हाट हैपेंड, ये किसने किया? स्क्रीन पे मत करो बेटा, ये गलती से हो गया लगता है किसी का। रुको मुझे एरेज करने दो। हाँ, सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड का अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक एक फीचर बता दीजिए। सब लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना मोनोपोली। सो मोनोपोली इट मींस व्हाट? मोनोपोली में क्या फीचर रहता है? सेलर के बारे में अगर बात करेंगे तो मोनोपोली में कितने सेलर रहते हैं स्टूडेंट? सिंगल सेलर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मोनोपोली में सिंगल सेलर रहते हैं। और जो सेलर रहता है वो कौन सा कमोडिटी सेल करता है? होमोजेनियस, यूनिक या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। नहीं, वो यूनिक कमोडिटी सेल करता है। मतलब जो कमोडिटी उसके पास अवेलेबल है वो किसी और के पास अवेलेबल ही नहीं रहेगा। ओके, सो दिस वे ही सेलिंग द कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या लगता है, जैसे कि वो ही अकेला है, उसके पास ही कमोडिटी है, तो आपको क्या लगता है प्राइस कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा, वो बायर्स के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा? व्हाट डू ऑल सेलर। फील? सेलर मैम, सेलर विल हाँ, डिसाइड। यस, सेलर डिसाइड करेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जब सेलर टोटली डिसाइड करता है तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्राइस टेकर या प्राइस मेकर? प्राइस मेकर। यस, इट विल बी प्राइस कॉल्ड एज मेकर। प्राइस मेकर। वेरी गुड, ठीक है। तो जब वो प्राइस मेकर है तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जो रैशनल मोनोपोलिस्ट रहेगा, कि जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रैशनल मोनोपोलिस्ट से क्या करना चाहिए कि जैसे वो प्राइस के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, सप्लाई के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, तो उसने किसी एक फैक्टर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आइदर ही हैज टू कंट्रोल ऑन द प्राइस और ही हैज टू कंट्रोल ऑन द सप्लाई। देखिए कि अगर उसको प्राइस वो ज्यादा लगाना चाहता है कमोडिटी का और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि समवॉट उसका सप्लाई मतलब उसका जो सेलिंग है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। दैट वे ही शुड बी क्लियर, ठीक है। लेकिन उसको ये भी आइडिया होता है कि अगर वो प्राइस कम रखेगा तो उसके कमोडिटी के लिए डिमांड बढ़ेगा, तो वो अपना सेलिंग भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फिर उसको प्राइस अगर वो कम कर रहा है तो उसका थोड़ा प्रॉफिट के अंदर उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन सेलिंग उसका ज्यादा हो सकता है। So this way he cannot enjoy both the things altogether. Somewhat somewhere he needs to sacrifice one of the factor. ये होता है मोनोपोली। लेकिन ये मोनोपोली के लिए भी यही एप्लीकेबल है कि अगर प्राइस कम रखेंगे तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर प्राइस ज्यादा रखेंगे तो डिमांड कम होगा। ओके स्टूडेंट, इसके लिए उसका भी जो नेचर ऑफ डिमांड कर्व है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग वन। यस, इज इट क्लियर टू यू? यस स्टूडेंट। यस मैम। हाँ, अभी हम यस लोग मैम। देखते हैं डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स की बात करेंगे तो जैसे में परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बट व्हेन वी से अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, there we are not using like large number of buyers or large number of seller. There we are saying many buyers and many seller. अभी आप बोलेंगे मैम क्या डिफरेंस है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर रहने दो या मेनी बायर्स एंड सेलर रहने दो, उसमें क्या डिफरेंस होता है? इसका ये डिफरेंस होता है कि अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन को कंपेयर करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा सेलर्स रहते हैं एज कंपेयर विद द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक यूनिक फीचर है कि जो ये मार्केट को टोटली अलग बनाता है। सो दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि जो कमोडिटी है ना स्टूडेंट, वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है। मतलब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते, एक्सचेंज इन द सेंस कि अगर मुझे टी पसंद नहीं आया तो मैं कॉफी खरीद सकती हूँ, मुझे ये ब्रांड का कमोडिटी पसंद नहीं आया तो मैं कोई दूसरे ब्रांड का कमोडिटी खरीद सकती हूँ। सो दिस वे दे आर हैविंग द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट रहता है ना कि एक कमोडिटी का जगह पे दूसरा कमोडिटी ले लो करके, तो वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज्यादा रहता है। ओके, अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि I'll give you one example. हाँ चलो, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि 50% पीपल आर ड्रिंकिंग टी, दे आर प्रेफरिंग द टी एंड 50% आर प्रेफरिंग कॉफी। ओके, सडनली क्या होता है कि टी का प्राइस बहुत कम हो जाता है
तो 50% जो टी पीने वाले लोग हैं वो तो ऑब्वियसली टी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो कॉफी पीने वाले 50% लोग थे वो लोग सोचेंगे कि अरे टी का प्राइस तो बहुत कम हो गया, तो घर पे थोड़ा हम लोगों को खरीद के रखना चाहिए करके, वे कॉफी थोड़ा कम पियेंगे, टी थोड़ा ज्यादा पियेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी टी का डिमांड करेंगे। सो 50% में से हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि 20% को टी पसंद ही नहीं है, तो चलो 24% को साइड में रख दिया। उसमें से जो 30% बचे हुए वो लोग टी भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, सो नाउ दे विल प्रेफर द टी है। तो देखो यहाँ पे क्या कॉफी का प्राइस बढ़ा था क्या? कॉफी का प्राइस तो बढ़ा भी नहीं ना कम हुआ, लेकिन फिर भी कॉफी का डिमांड अफेक्ट हो गया, कॉफी का डिमांड वहां पे कम हो गया। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज टी का प्राइस वहां पे कम हुआ करके। तो आपको क्या लगता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे किसी भी कमोडिटी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? मतलब अगर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी उसमें से किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसके वजह से डिमांड जो रहता है जिसका प्राइस कम हुआ है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि 5% का प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा वहां पे 20% और वी कैन से मोर देन 5%। ये यहाँ पे फर्क रहता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे ना स्टूडेंट, नेचर ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे जो डायग्राम है उनका जो डिमांड कर्व है ये थोड़ा सा आपको ड्रॉ करते हुए फ्लैटर स्लोप में दिखाना है। देखो यहाँ पे कैसा था, नॉर्मल, यहाँ पे कैसा था, नॉर्मल है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर झुका हुआ है, मतलब क्या है ये, इट इज लिटिल फ्लैटर वन। ये समझा आपको स्टूडेंट? क्या डिफरेंस है डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे तो? समझ में आ रहा है नहीं Yes, आ रहा है? yes, ma'am. हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। देखो ओलिगोपोली का फीचर्स क्या रहते हैं? देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो भी नेचर ऑफ डिमांड को रहता है ना वो मार्केट के फीचर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मार्केट में क्या सिचुएशन है, वहां पे कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग द डिमांड कर्व विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड हियर। ओके, सो व्हेन वी से अबाउट द ओलिगोपोली मार्केट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ओलिगोपोली मार्केट पे जो सेलर्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। मतलब देर आर वेरी फ्यू सेलर। तो फ्यू सेलर मतलब एग्जैक्टली कितने रहते हैं? फ्यू सेलर इट मींस मिनिमम देयर विल बी 2 सेलर एंड मैक्सिमम देयर विल बी 12 सेलर। ठीक है, सो देयर विल बी मोर देन 2 सेलर एंड लेस देन 12 सेलर। अगर ये सेलर रहेंगे, इतने ही नंबर के सेलर रहेंगे, सो दैट विल बी कमिंग इनटू योर ओलिगोपोली मार्केट। लेकिन उसके साथ में जो कमोडिटी वो लोग सेल कर रहे हैं, जो 12 सेलर्स वहां पे रहेंगे और जो कमोडिटी वो लोग सेल कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी होमोजेनियस वन। वो कमोडिटी भी कैसे रहेगा? इट विल बी डिफरेंशिएटेड कमोडिटी। डिफरेंशिएटेड कमोडिटी आता है मतलब क्या होता है कि दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। किसी एक सेलर का कमोडिटी है तो वो सेलर का कमोडिटी अगर मुझे नहीं खरीदना है तो मैं किसी दूसरे सेलर का कमोडिटी खरीद के मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। So it means whatever these 12 sellers are selling, their commodity are substitute to each other. Difference, ये meaning समझा आपको differentiation का meaning? Are you able to understand? Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. हाँ, अभी देखो मुझे अगर आपको एग्जांपल देना है कि इसके लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग ओलिगोपोली मार्केट के लिए, देन आई कैन से टीवी ब्रांड। मैं टीवी का एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। टीवी किसका किसका रहता है? सैमसंग का रहता है, ओनिडा का रहता है, बीपीएल का रहता है, सोनी का रहता है, और क्या रहता है? एलजी माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी माइक्रोमैक्स का रहता है, और क्या? एलजी मैम हाँ, आप लोगों ने ये एमआई के टीवी के बारे में सुना है? एमआई का भी टीवी रहता है करके, है ना? अगर आप लोग ये कंपेयर करोगे, मतलब मैं एमआई के टीवी को थोड़ा एक्सेप्शनल कहती हूँ। क्यों? बिकॉज एमआई का टीवी मुझे लगता है ना कि जो रेट बाकी टीवी का है ना उससे बहुत सस्ते में एमआई का टीवी मिलता है, और उसका फीडबैक इतना कुछ खराब तो नहीं है। लेकिन मुझे मुझे खुद को ऐसा लगता है दैट द बेस्ट टीवी के जिसका कलर क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है और जो जल्दी खराब नहीं होता है, विच आई फील इट इज सोनी टीवी। मतलब उसका एक अपना ही स्टैंडर्ड है। एम आई राइट स्टूडेंट? आपका भी यही ऑब्जर्वेशन है? यस। Yes, ma'am. तो मुझे लगता है कि सोनी एक ऐसा ब्रांड है कि वो मतलब अपना एक लेवल वहां पे क्रिएट करके रखा हुआ है कि सोनी है, सैमसंग है, तो ये ना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं टीवी में। एमआई अभी नया लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को पता रहेगा कि अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड चालू है कि टीवी में एंड्रॉइड टीवी होना चाहिए। एंड्रॉइड टीवी इन द सेंस कि वहां पे इंटरनेट लगना चाहिए, हम लोगों को ब्राउजिंग करना आना चाहिए। तो ये सब अभी टीवी में भी ये सब फीचर्स आ चुके हैं। सो जो ये एंड्रॉइड टीवी का जो रेट है
बाकी ब्रांड का अगर हम देखेंगे तो उससे कंपेयर करके एमआई का टीवी बहुत सस्ते में मिलता है। तो मैं एमआई के टीवी को साइड में रखती हूँ, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और जो बाकी टीवी का जो कॉस्ट है वो एक दूसरे से कम ज्यादा होता है। देखो प्राइसेस कम ज्यादा है, लेकिन वहां पे इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। द डिफरेंस कुड बी सेम फीचर्स का टीवी में डिफरेंस रहेगा, सोनी 5,000 से ज्यादा रहेगा, सैमसंग 5,000 से कम रहेगा, बीपीएल उससे थोड़ा कम रहेगा, सो दैट वे। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि जिनका स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, जो लोग प्रिफर करते हैं कि नहीं मुझे क्वालिटी और क्वालिटी चाहिए, तो ये सब आपको ओलिगोपोली मार्केट में मिलेगा कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या होता है, जो प्राइस रहता है, जैसे मैं आपको कोई डायग्राम दिखा दूं इसका, देखो यहाँ पे जो नेचर ऑफ डिमांड कर्व है ये बहुत अलग अलग है। Why it is so different? Because if you're going to see before K point, the demand curve, see before this K point, the demand curve is more elastic, and below this K point, the demand curve has become less elastic here. तो ये क्यों हुआ? Why there is this kind of a break here? ये break क्यों है? Because here oligopoly जो seller रहता है उनको अपने price पे fix रहना पड़ता है। They cannot compete each other with the help of price. अगर वो लोग प्राइस के बेस के ऊपर अगर वॉर करेंगे, प्राइस के बेस के ऊपर अगर कंपटीशन करेंगे, तो क्या होगा, वो सब लोग लॉस में जाएंगे। उनका क्वालिटी का, उनका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी भी कम होगा, बिकॉज उनको कम प्राइस पे सेल करना है, बाकी लोग कम प्राइस पे सेल करें, बहुत ज्यादा कम प्राइस पे सेल करें, सो दे विल नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, तो इसके लिए वहां पे क्या होता है कि फ्यू सेलर्स है, तो वो फ्यू सेलर्स में एग्रीमेंट होता है कि हम लोग हमारा ये जो प्राइस है वो यही रेंज में रखेंगे। अगर तुम्हें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो तुम लोग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आओ, कुछ वैरायटी लेके आओ। सो प्रोडक्ट में वो लोग क्या करेंगे, क्वालिटी चेंज करेंगे, कोई नया फीचर्स लेके आएंगे, या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट में कुछ वहां पे चेंजेस करेंगे, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी रखेंगे। सो दिस वे दे विल गोइंग टू डू द कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आप बोलेंगे मैम वो तो ठीक है कि प्राइस फिक्स करने के लिए कहा है, लेकिन ये जो डिमांड कब है उनके अंदर ब्रेक क्यों आ गया, ये के क्यों आ गया इसके बीच में? ओके, व्हाई दैट बिफोर के above the K point that is more elastic and below the K point it is less elastic, ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसे क्यों हुआ स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे they need to stick with the price, they need to have the feature of price rigidity। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी सेलर P0 से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहेगा, तो उसको लगता है कि बाकी सेलर भी उसके जैसे बिहेव करेंगे, वो भी प्राइसेस को बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। तो जिसने प्राइस बढ़ाया उसको वो लॉस में गया, तो उसको अल्टीमेटली फिर से क्या करना पड़ता है, ही नीड टू कम एट द P0 पॉइंट। अगर उसने डिसाइड किया कि मैं मेरे प्राइस, मेरा जो कमोडिटी का प्राइस है वो मैं कम करूंगा, तो उसको लगता है कि चलो प्राइस बढ़ा है तभी किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो अगर मैं प्राइस अपना कम करके रखूंगा तो बाकी लोग भी नहीं, बाकी लोग तो अब थोड़ी कम करने वाले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उससे क्या होता है बाकी लोग भी अपना प्राइस कम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अल्टीमेटली ये कम करेगा, वो कम करेगा, ऐसे करते करते वो लोग फाइनली लॉस में आ जाते हैं। ओके, सो देयरफॉर टाइम आता झाला 10-20 दाखवत आहे, 10-20, ठीक है। दे नीड टू स्टिक विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड दे नीड टू कॉम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ advertisement and quality of the product. Is this clear to you student? ये पॉइंट समझा आपको? Yes, ma'am. Okay. See, it shows less than 1 minute. If possible, please join करो, मुझे आप लोगों से थोड़ा बात करना है इसके लिए, ठीक है? Okay. Okay, अटेंडेंस ma'am. मुझे कौन भेज रहा है? Alfia, who is that? Umaira और कुसुम. Kusim is there? Yes, ma'am. हाँ, Umaira is there. Okay.